अगर बच्चे में जज्बा है, सफलता का भाव है, जज्बा है, तो कुछ भी कर सकता है। एक बच्चे की ओवरऑल सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो सब कुछ आते आते एग्ज़ाम के टाइम पे भूलना शुरू कर देता है। सर स्ट्रेस का मेन कारण क्या होता है? अजमेर में आप लोग साफल्यम इंस्टीट्यूट लेकर के आए हैं, आप लोग का इतना एक्सपीरियंस है, सर आप किस तरीके से उसको मिनिमाइज करेंगे? जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें केयर भी है, और बेस्ट एकेडमिक्स को तो आप किसी भी लेवल पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कहने को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है नीट का और जेई का, बट जो लेवल जो है वो काफ़ी डिफरेंस है भाई। तो दोनों को एक साथ मर्ज करके अगर पढ़ाओगे तो या तो आप जेई वाले की वाट लगाओगे या आप नीट वाले बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। क्या हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री के अंदर एक्टिविटी होती है कि जेई के बच्चे को नीट के बच्चे की क्लासरूम में एक साथ कॉमन बेंच में बिठाया जाता है? बोलना तो नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स करते हैं ऐसा। हमारा मेन टारगेट ये रहेगा एनसीईआरटी, जिसको हम कहते हैं कि गीता कह दो, चाहे बाइबल कह दो, चाहे कुरान कह दो। 12th के सिलेबस के बाद या अलॉन्ग विद 12th हम उसको 11th का सिलेबस ही कंप्लीट कराएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक। फेथ रखा खुद पे, सिस्टम पे, वो डेफिनेटली नीट क्रैक करेगा 12th के साथ। तो आप उस चीज़ के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई बैकलॉग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि ड्रॉपर स्टूडेंट को नीट की कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? और कॉन्फिडेंस हमेशा वर्स्ट होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और कॉन्फिडेंस वर्स्ट होता है। क्योंकि जो टीचर है वो ही डायरेक्टर्स भी है, तो उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ 50-60 से ज़्यादा नहीं रखेंगे कि एक टीचर क्लास में पढ़ा के बाहर निकल जाए और बच्चों के साथ कांटेक्ट में ना रहे तो बच्चा कितना भी होशियार हो सकता है जितनी रैंक ला सकता है उतनी ना ला पाए वो। और मैं तो क्लास में बच्चों को बोलता भी है कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहा होता है उसको सबसे कम समझ में आ रहा होता है कि यार यहाँ नहीं पूछोगे तो नीट तुम्हें नहीं पूछेगी, और यहाँ नहीं पूछ पाए तो बाहर पूछो वरना नीट 2 साल तक नहीं पूछेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के साउथ वेस्ट में अरावली पर्वतमाला की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के लिए प्रसिद्ध अजय मेरू के नाम से जाने जाने वाला शहर अजमेर। नमस्ते अजमेर। आज हम आए हैं अजमेर के नए कोचिंग इंस्टीट्यूट साफल्यम में। सबसे पहले मैं अजमेर शहर वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि कोटा के टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो विगत 20 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ अजमेर में आए हैं, तो बधाई हो सभी अजमेर वालों को। आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलेंगे साफल्यम कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो हमारे साथ जुड़े हैं राकेश सैनी सर, कोटा में एस्पायरेंट्स इनको RSN सर के नाम से जानते हैं, और सुमित जैन सर जिन्हें बच्चे SKR सर के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री एजुकेटर की अगर हम बात करें तो हमारे साथ में जुड़े हैं कौशल किशोर नामा सर जिन्हें लोग KN सर के नाम से जानते हैं, और अमित कुमार सिंह सर जिन्हें लोग AK सर के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे साथ में जुड़े हैं सुशील नैन सर जिन्हें बच्चे कोटा में SKN सर के नाम से जानते हैं। ये सभी फैकल्टीज या यूँ कहूँ ये सभी डायरेक्टर्स कोटा के लगभग 20 से अधिक वर्षों का अनुभव लेकर के अजमेर शहर में आए हैं। तो मेडिकल एस्पायरेंट्स कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारे गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे अमित कुमार सिंह AK सर आज की इस पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। सर साफल्यम जो आपने वर्ड रखा है बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव है, हिंदी वर्ड है। सर इस नाम का अर्थ क्या है, इस नाम की डेफिनेशन क्या है सर, और यही नाम आपने क्यों चुना? हाँ नवनीत, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। साफल्यम एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सफलता का भाव। तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम के बारे में विचार किया गया तो कई नामों के बारे में विचार किया गया, लेकिन हमने फाइनली यही पाया कि कम से कम नाम में कुछ सक्सेस, सफलता का भाव आना चाहिए। तो एक कहावत सुनी भी होगी नवनीत कि आई कैन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। तो अगर बच्चे में जज्बा है, सफलता का भाव है, जज्बा है, तो कुछ भी कर सकता है। तो यही मुख्य कारण रहा साफल्यम नाम रखने का। अमित सर बड़े बेहतरीन तरीके से आपने साफल्यम का अर्थ बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि साफल्यम के पीछे की प्लानिंग क्या थी, क्या थॉट प्रोसेस आपका रहा कि आपने साफल्यम को अजमेर में लेके आए? हाँ नवनीत, ये तो क्या है बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं क्या है इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। मेरे साथ में राकेश सैनी सर, बच्चे उनको RSN सर के नाम से फेमस है, तो उनके साथ मैं करीब 20 ईयर्स से साथ में पढ़ा रहे हैं। तो कई बार डिस्कशन होता था अभी रिसेंटली 5-6 ईयर्स से
कि सर बच्चों में आजकल स्ट्रेस ज़्यादा फील हो रहा है। तो एक कॉमनली बात आपस के डिस्कशन में निकल के आई कि हाँ आजकल पेरेंट्स और बच्चे थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। फिर एक ये बात भी आई कि जो कॉमनली हमारे डिस्कशन में कि राजस्थान में पर्टिकुलर अजमेर रीजन के कुछ पेरेंट्स और बच्चों ने हमें कहा कि सर मतलब हम इतनी दूर, मतलब वहाँ कोई अच्छा है नहीं, आप लोग यहीं क्यों नहीं ट्राई करते। तो कहीं ना कहीं अभी जैसा माहौल चल रहा है तो हमें ये फील आया कि यार इन बच्चों के लिए, इस रीज़न के लिए कुछ करना चाहिए। और धीरे धीरे क्या है, 1 2 3 4 साल से क्या है, ये जो डिमांड है ये कॉन्टीन्यूसली रेज होती गई, बढ़ती गई। फिर सर ने भी कहा, सर का कुछ लगाव भी है अजमेर से, ठीक है, तो सर ने कहा भी कि एक सर कुछ अपन करते हैं। तो फिर क्या है कि टीम की बात आई, तो ये आप मान के चलें 1.5-2 साल के बाद फिर हमारे साथ KN सर, सुमित सर, SKN सर, तो ये डिसाइड हुआ कि जो भी टीम, सबसे पहले टीम वर्क रहेगा, साफल्यम की बहुत स्ट्रांग टीम बननी चाहिए। फिर ये कारवां बढ़ता गया, तो बस इसी तरीके से टीम आ गई। अमित सर, आपने स्ट्रेस की बात की। एस्पायरेंट्स के अंदर स्ट्रेस होना बहुत आम बात है सर। सर इसी के कंटिन्यूएशन में मैं सुशील सर आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि स्ट्रेस के ऊपर आपका क्या कहना है। देखिए नवनीत, एक बच्चे की ओवरऑल सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर उसके एकेडमिक्स होती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत बार ऐसा देखा है कि एक स्टूडेंट एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो अपनी मेंटल हेल्थ इस तरीके से गंवा चुका है, उसका मोटिवेशन इतना वीक हो चुका है, वो सब कुछ आते आते एग्ज़ाम के टाइम पे भूलना शुरू कर देता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स रहते हैं, सारे के सारे जो रीजंस रहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस वो झेल रहा है, जो फील कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। ये जो मेंटल हेल्थ इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ये एक पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक एक नंबर से ऊपर नीचे होता है, वहाँ आप समझिएगा कि बच्चे का मेंटल लेवल, उसकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक तरीके से उसका साथ नहीं दे पा रही है, उस दिन एग्ज़ाम के दिन कोई एक सवाल उसका गलत होता है, तो नीट में एक सवाल गलत होने का मतलब है 5 नंबर का खामियाजा। तो स्ट्रेस इस तरीके से बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को वीक करती है। सर स्ट्रेस की अपन ने बात करी, सर स्ट्रेस का मेन कारण क्या होता है? देखिए नवनीत, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की जो चीज़ होती है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे पेरेंट्स को, टीचर्स को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि स्ट्रेस जैसी सिचुएशन पैदा ही ना होने दी जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। हम बीमारी होने के बाद उसका इलाज ढूंढते हैं, लेकिन आप इमेजिन करके देखो कि किसी बच्चे को इस तरीके से उसकी परवरिश करी जाए, उस तरीके से उसको मेंटरशिप मिले कि वो अपनी तैयारी के दौरान अपने आप को इस तरीके से मजबूत बना के रखता है कि स्ट्रेस टाइप की कोई सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते समय थोड़ी सी नर्वसनेस हमेशा बच्चे के अंदर बनी रहेगी। तो उस नर्वसनेस को हम स्ट्रेस का नाम नहीं दे सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को हमेशा कहता हूं कि सफल होने के लिए आपके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट, जो आपको सक्सेस के लिए आपको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, और एट द सेम टाइम आपके अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस, जो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप ढीले में नहीं ले सकते चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। तो ये जो दोनों की दोनों चीज़ें अगर सही अनुपात में मैनेज हो सकती है, तो हम स्ट्रेस जैसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं काफ़ी हद तक। सर स्ट्रेस एक तरीके की प्रॉब्लम है, आपने बड़े अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। सर क्या स्ट्रेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, या मैं यूँ कहूँ कि अजमेर में आप लोग साफल्यम इंस्टीट्यूट लेकर के आए हैं, आप लोग का इतना एक्सपीरियंस है, सर आप किस तरीके से उसको मिनिमाइज़ करेंगे? देखिए सर, एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन आने के कम से कम चांसेस हो। इस दौरान किसी भी बच्चे की तैयारी में 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक स्टूडेंट जो खुद है,
एक उसके पेरेंट्स है और दूसरा हम जो टीचर्स है उसका जो ट्यूटर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक बच्चा अपने घर के आसपास रह रहा है, अपने पेरेंट्स के सानिध्य में रह रहा है, उनकी देख रेख में रह रहा है, उनके साथ अपनी बातें शेयर कर पा रहा है, वो डेली नहीं तो वीकली काफ़ी अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसके पेरेंट्स उस बच्चे के ट्यूटर के साथ मिल पा रहे हैं, वो जब तीनों के तीनों पहिए मिलकर एक साथ मिलकर किसी भी समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट सरप्राइजिंग होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमें करनी चाहिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चे कम से कम इस डिस्टेंस पे पढ़ने के लिए, ट्यूशन्स के लिए, कोचिंग के लिए भेजने चाहिए, जहाँ पर निरंतर वीकली, डेली नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से उनसे मिला जा सके। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें केयर भी है, और बेस्ट एकेडमिक्स को तो आप किसी भी लेवल पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है, तीनों के तीनों पिलर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम बच्चे को बिल्कुल संभाल के रख सकते हैं और ये स्ट्रेस जैसी नेगेटिव सिचुएशन को प्रॉपरली अवॉइड किया जा सकता है। तो साफल्यम के अर्थ की बात हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट को मिनिमाइज करने की बात हो गई। इसी के कंटिन्यूएशन में सुमित सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। अजमेर शहर के अंदर सभी को ये पता लग चुका है कि साफल्यम अब अजमेर में आ चुका है, लेकिन सर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि साफल्यम सिर्फ नीट ही क्यों लेकर के आया। वेरी गुड नवनीत जी, आपने बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा। काफ़ी पेरेंट्स का इस पे डाउट जाता ही नहीं है। आपने एक क्वेश्चन पूछा तो काफ़ी क्लियरिटी भी आएगी लोगों को, काफ़ी पेरेंट्स को एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियरिटी मिलेगी। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। एक्चुअली कहने को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है नीट का और जेई का, बट जो लेवल जो है वो काफ़ी डिफरेंस है भाई। एक्चुअली नीट जो एग्ज़ाम है वो स्पीड विद एक्यूरेसी का एग्ज़ाम है, वहाँ आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। जेई का जो एडवांस का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपका कंसेप्ट चाहिए। जेई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं कम, वहाँ आते हैं कंसेप्ट प्लस मैथ्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है क्वेश्चंस के अंदर वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनका टफनेस लेवल बढ़ जाता है। जबकि नीट वाले बच्चे का एनटी को पता है, सीबीएसई को पता है कि बच्चे ने बायो क्यों लिया है, उसको मैथ्स नहीं आती, उसको मैथ्स वीक है। रियलिटी यही है, इसलिए उसने बायो लिया है। तो वो जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं वो क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं होता है जो जेई का होता है। उसमें मैथ्स का कैलकुलेशन, मैथ्स की पोर्शन, मैथ्स के कंसेप्ट कम से कम यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ वो उन लोगों का फोकस होता है कि फिजिक्स के मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है, चीज़ें क्या है, उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो सोचो ना एक बार, अगर किसी एक ही क्लास के अंदर जेई का बच्चा भी बैठा है और नीट का बच्चा भी बैठा है, एक को तैयारी करनी है स्पीड विद एक्यूरेसी और एक को तैयारी करनी है कंसेप्ट की, मैथ्स का डीपनेस, उसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल चाहिए उसको, तो दोनों को एक साथ मर्ज करके अगर पढ़ाओगे तो या तो आप जेई वाले की वाट लगाओगे या आप नीट वाले बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। आई थिंक दोनों को सेटिस्फाई एक साथ नहीं कर सकते। आप अगर लेवल हाई रखोगे तो नीट वाला बच्चा उसको कवर नहीं कर पाएगा, वो डिप्रेशन फील करेगा। और अगर आपने नीट के हिसाब से पढ़ाया तो जेई वाला सोचेगा कि ये इतना ईजी लेवल क्यों सिखा रहा है। तो भाई दोनों का गेम अलग है, दोनों का आप मर्ज करके नहीं पढ़ा सकते, दोनों चीज़ें अलग है, दोनों की तैयारी करने का तरीका अलग है, इसलिए हमने प्योर नीट स्टार्ट किया है। सर आपकी बातों से जितना मैं समझ पाया हूँ कि मेडिकल का बच्चा और जेई का बच्चा एक साथ तो नहीं पढ़ सकता, आपका सर इस बारे में क्या कहना है? देखो, बिठाने को कुछ भी कर सकते हो, आप बिठा सकते हो, पढ़ा सकते हो, बच्चे को फील भी नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं ना इस चीज़ को तो कि जेई का बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट का बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये कतई सही नहीं होगा, ये बच्चे के साथ इनजस्टिस होगा। पढ़ाने को उसको फील नहीं होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाएगा वो क्वेश्चन का लेवल देखेगा तो वो उसको क्रैक ही नहीं कर पाएगा ना। तो आई थिंक ये तो फ्यूचर, बच्चे के फ्यूचर साथ खेलना हो गया। तो हम बीइंग ए टीचर किसी बच्चे के फ्यूचर साथ नहीं खेल सकते भाई। तो हम प्योर नीट, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हमें प्योर नीट तो नीट चाहिए, एडवांस अलग चीज़ है। सर थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री के अंदर एक्टिविटी होती है कि जेई के बच्चे को नीट के बच्चे की क्लासरूम में एक साथ कॉमन बेंच में बिठाया जाता है? अगर चाहें सर तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो टेकअप कर सकते हैं, प्लीज़ सर। बोलना तो नहीं चाहिए वैसे सब, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स करते हैं ऐसा,
हो सकता है कि शायद उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो पैसा कमाने की वजह से ऐसा करते हो। हमारा ऐसा नहीं है, हमें नीट मतलब नीट पढ़ाना है। धन्यवाद सुमित सर। अभी हमने आपसे एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम की बात करी। सर ऑर्गेनाइज सिस्टम की मैं बात कौशल नमः सर आपसे करना चाहूँगा। सर साफल्यम के अंदर आपका स्टडी प्लान या यूँ कहूँ एकेडमिक प्लानर क्या है? नवनीत, इसमें 2-3 चीज़ें हैं एकेडमिक प्लानिंग को लेकर के। अगर हम बात करें 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स, उसका बाद 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स, उसका बाद ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो 12th पास करके आते हैं। सबसे पहले हम बात करें 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स की। जो आपका जो क्वेश्चन था इसी को हम लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 11 का जो बच्चा आता है वो छोटा होता है। वो छोटा बच्चा जो स्कूल्स में भी जाता है, वो उसको कोचिंग्स भी करनी होती है, उसको बेसिक्स पे उसको जाना होता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा सबसे पहले तो उस 11 के बच्चे के बेसिक्स वीक जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, या हम यूँ कह सकते हैं वो इस प्रिपरेशन में तब जाएगा जब उसको सब्जेक्ट से प्यार होगा। सब्जेक्ट से प्यार कब होगा? जिसके बेसिक्स जो होंगे उसके स्ट्रॉन्ग होंगे। तुम्हारा मेन जो फोकस होगा 11 के बच्चे के लिए उसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। अब वो कैसे होंगे? जो यहाँ पर जो फैकल्टीज़ उनको पढ़ाएंगी वो सारी फैकल्टीज़ वो हैं जो 20 ईयर्स से मोर देन 20 ईयर्स कह सकते हैं जो कोटा में पढ़ा रहे हैं। वही एकेडमिक प्लानर होगा, वही फोर्टनाइट में उसके टेस्ट होंगे, 15 दिनों में उसके टेस्ट होंगे। पूरा उसका जो कुरिकुलम होगा जो एकेडमिक लेवल पे जो उसको स्ट्रेस फ्री रखे वो हम उसको पूरी प्लानिंग के साथ उसके साथ तैयारी करवाएंगे। ये हमारी प्लानिंग रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उसको एनसीईआरटी से प्यार करवाना है। एनसीईआरटी फोकस रहेगा क्योंकि एनटीए का जो लेवल है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। स्कूलिंग को मेन टारगेट रखते हुए नीट की तरफ जाना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स पर। सर आपने एक बेसिक एकेडमिक प्लानर बताया साफल्यम का। सर इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूँगा। सर 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए आप क्या प्लान लेके आए हैं? हाँ, यही क्वेश्चन आपका पहले था कि मतलब एकेडमिक प्लानिंग क्या थी। तो मेरा ये था कि 10 to 11 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 11 से 12 स्टूडेंट की तरफ आते हैं। जो 11 से 12 में जब बच्चा आ जाता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा। उसको बोर्ड्स का प्रेशर होता है, उसको ये भी होता है कि मैं 12 के साथ नीट का एग्जाम भी क्रैक कर जाऊँ, अच्छी रैंक्स पे मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, एम्स मिल जाए, गवर्नमेंट अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएँ। तो हमारा मेन टारगेट ये रहेगा एनसीईआरटी, जिसको हम कहते हैं कि गीता कह दो, चाहे बाइबल कह दो, चाहे कुरान कह दो, एनटीए के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ होता है। तो हम उसको स्कूलिंग एनसीईआरटी से होगी, नीट का एग्जाम भी एनसीईआरटी से होगा। तो हमारा मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी के सिंगल पेज को हम लोग उसको स्किप ना करें। अब अगर हमारा मॉड्यूल आप देखेंगे, एकेडमिक मॉड्यूल पे आते हैं, मॉड्यूल आप देखेंगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हमने एनसीईआरटी के पेज नंबर तक लिखे हुए कि क्वेश्चन किस जगह से उठाया है और उसको कैसे बच्चा वहाँ पर एग्जाम में उसको जो है क्रैक करेगा। अनदर थिंग पे आते हैं, 12 का बच्चा सोचता है कि मैं नीट का एग्जाम भी दूंगा, मुझे बोर्ड्स भी देने। तो हम लोग जो टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी टेस्ट होंगे उसके और उसके टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी होंगे। वो फोर्टनाइट वो प्लानर है, पूरा एकेडमिक प्लानर डिसाइडेड है, पूरा कुरिकुलम डिसाइडेड है कि कैसे उसको टेस्ट देने हैं, कैसे उसको सिलेबस होगा। अगली चीज़ में आता हूँ, बहुत सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चे के स्ट्रेस को रखते हुए कैसे टॉपिक्स उसमें अरेंज करने हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक, कौन से वीक टॉपिक्स का एक कॉलिब्रेशन किया है हमने, ताकि बच्चों को बहुत स्ट्रेस ना आए और वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, सब्जेक्ट्स से प्यार रहे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगा आपको नवनीत, जब बच्चा 12th में आता है तो उसको लगता है मैं 12th में आ गया, लेकिन 12th के जस्ट उसको नीट का एग्जाम भी देना है। जस्ट बात उसको उसने बायो लिया ही इसलिए कि 12th के नीट को क्रैक कर सकूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 12th के सिलेबस के बाद या अलॉन्ग विद 12th हम उसको 11th का सिलेबस ही कंप्लीट कराएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक। और उसकी पूरी प्लानिंग हमारे पास है, पूरा जैसा आपने कहा साइंटिफिक डिज़ाइन है, पूरा कुरिकुलम सेट है एकेडमिकली, ताकि बच्चे को कहीं से ये ना लगे मुझे 12th कर लिया, मैं 11th के लिए अगले साल वापस ड्रॉप लेना है। सर मतलब कि बैकलॉग बनने का आप ऐसा कोई जरिया नहीं छोड़ेंगे जिससे कि बच्चे को बैकलॉग बन सके? बच्चा अगर एक बार इंस्टीट्यूट में आया, उसने फेथ रखा खुद पे, सिस्टम पे, वो डेफिनेटली नीट क्रैक करेगा 12th के साथ। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर काफ़ी बच्चों में हम ये नोटिस करते हैं कि जो 11th मूविंग बच्चा होता है वो नीट का सिलेबस 11th क्लास में कहीं ना कहीं नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं होता है इस चीज़ को, नीट को लेकर के। सर इसको आप किस तरीके से समझते हैं? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स, 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट। तो 11 12 मूविंग जो स्टूडेंट होता है, जो 12th में आ गया है, उसका कहीं ना कहीं वो 11th को ईजी वे में लेके चलता है। वो सोचता है यार मेरा 11th अभी ठीक है, 12th में अगले साल देखूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस लैग करेगा उसके नीट की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो हम इसी वजह से 12th के सिलेबस के साथ साथ उसके नीट के सिंगल, मतलब 11th क्लास का सिंगल टॉपिक भी उसको स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो।
हर एक यूनिट को उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे हम ड्रॉपर बैच में पढ़ाते हैं बच्चे को। तो आप उस चीज़ के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई बैकलॉग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये हम आज से नहीं, हम बरसों से कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, यूँ नहीं पहला साल है हमारे पास ये करते हुए। तो कॉन्फिडेंट है हम इस चीज़ में, और बच्चा भी रहेगा। बहुत अच्छे से सर आपने इसका जवाब दिया। सर ड्रॉपर स्टूडेंट जो होता है उसके दिमाग में सबसे बड़ा मिथ होता है कि मैं बिना कोचिंग किए नीट क्रैक कर सकता हूँ, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। सर आपको क्या लगता है कि ड्रॉपर स्टूडेंट को नीट की कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर इसमें एक पॉइंट ही निकल के आता है कि काफ़ी सारे बच्चे, या यूँ कहूँ मासिव, अगर हम क्राउड में से बात करें, मासिव हम स्टूडेंट्स में बात करें, तो कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो हीरे जैसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग लिए 12th पास के बाद नीट क्रैक कर लेते हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ड्रॉपर बच्चा जो होता है उसके लिए कोचिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? नवनीत, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो आपने लास्ट में पूछा अभी मुझसे, ये जो भी क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉपर, आपने इसे लाइन बोली कि ड्रॉपर बच्चा सर बिना कोचिंग के नीट के एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, मान लिया मैंने, वो क्रैक कर सकता है। लेकिन आज का जो बच्चा है वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ता है, वो रैंक के लिए पढ़ता है। वो कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी उसकी रैंक हज़ारों पीछे ला सकता है, हो सकता है सिलेक्शन ही रुक जाए। तो हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं। गाइडेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। एकेडमिकली स्ट्रांग होगा, एक छोटे छोटे पॉइंट्स को उसको लेके चलेगा, और वो एक टीचर ही बता सकता है। नीट का कॉम्पिटिशन इतना टफ हो चुका है, टफ कह सकते हैं उसको, टफ इसलिए कह सकते हैं कि एक सिंगल लाइन को भी आप स्किप नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बोला। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट उसको हमेशा रहेगी। सेल्फ, वो कहते हैं ना, और कॉन्फिडेंस हमेशा वर्स्ट होता है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, और कॉन्फिडेंस वर्स्ट होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब टीचर के बिना, एक प्रॉपर गाइड के बिना, वो जो गोल अचीव करना चाहता है वो उसके लिए डेफिनेटली वहाँ पर वो उससे पीछे रह जाएगा। अब वो कैसे, कितना पीछे रहता है, वो उसकी कैलिबर पे डिपेंड करता है। मतलब यूं कहें कि 10th मूविंग स्टूडेंट हो, 12th मूविंग स्टूडेंट हो या ड्रॉपर स्टूडेंट हो, टीचर्स की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। 100%, 110%। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इस पर कोई आर्गूमेंट हो ही नहीं सकता इस चीज़ पर, कि टीचर की रिक्वायरमेंट, एक गाइड की रिक्वायरमेंट हमेशा रही है। सदियों से आप देख लो, हर चीज़ में, हर फील्ड में। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ द सक्सेस, वी नो वेरी वेल। बट क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस उससे ऊपर हमेशा रहा है। हमारी अमित सर से बात हुई, हमारी सुशील सर से बात हुई, हमारी नामा सर से बात हुई, हमारी सुमित जैन सर से बात हुई। आज की इस पॉडकास्ट में आखिरी जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं राकेश सैनी सर, RSN सर। सर कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बिल्कुल मतलब जग जाहिर बात है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बना के आपसे पूछ रहा हूँ, ये जग जाहिर बात है। सर कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एक रिलायबल टीम कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है, या यूँ कहूँ कि एक टीम तो मिलती है, बट अच्छी टीम भी मिलती है, बट वो बैचेज जो शफलिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का नुकसान होता है। सर रिलायबल टीम के पॉइंट पे आप लोग साफल्यम में क्या लेकर के आ रहे हैं? बहुत बढ़िया नवनीत। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, या जो संशय है, ये बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स के लिए और भी बड़ा है, क्योंकि बच्चों को कहाँ एडमिशन करना है पेरेंट्स को डिसाइड करना है। अब रिलायबिलिटी भी दो तरह से होती है। एक होता है कि जो आपने बोला कि यार किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट पे चले गए और वहाँ से कोई टीचर दूसरी जगह चला गया तो रिलायबिलिटी वहाँ ख़त्म होगी। दूसरा, एक रिलायबिलिटी ऐसी भी होती है, मैं आप इसको रिलायबल होना बोलें या कन्फ्यूज़न बोलें, कि किसी बड़ी जगह या कहीं पे भी किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, उसको ये पता ही नहीं होता कि फैकल्टी कौन पढ़ाएगी। तो दो चीज़ हो गई, एक तो बच्चे को ये नहीं पता फैकल्टी कौन पढ़ाएगी, एक ये हुआ कि फैकल्टी ये पढ़ा रही है पर ये कब तक पढ़ाएगी पता नहीं लगा, फैकल्टी बीच में चली गई। हमारे सिस्टम में जो खास बात क्या है कि हमने जो टीम बनाई है, सारे के सारे जो फैकल्टीज़ हैं जो बच्चे को पढ़ाएंगे वही डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है, उनका ये पूरा सेटअप है। तो वहाँ से बाहर निकलने का किसी टीचर के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो टीचर किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं कि उनको कहीं दूसरा अच्छा ऑफर आया वो वहाँ चले गए, या उनका इशू हुआ तो वहाँ चले गए। जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वही फाउंडिंग डायरेक्टर्स हैं। तो डेफिनेटली रिलायबिलिटी के मामले में कोई बच्चे या पेरेंट्स के मन में साफल्यम को लेकर संशय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो टीचर हैं वही डायरेक्टर्स भी हैं। सर आपने बोला कि सभी फैकल्टीज साफल्यम के डायरेक्टर्स हैं, जो 5 आपके बेसिकली पिलर्स हैं, साफल्यम के पिलर्स हैं, वही फैकल्टीज रहेंगे। सर अगर हम इसमें बैच साइज की बात करें, या यूँ कहें कि क्या जो सारे डायरेक्टर्स हैं वही पढ़ाएंगे, तो आपका बैच साइज क्या रहने वाला है सर? हाँ, जैसा कि आपने बोला कि यार क्या टारगेट है आपका, इस तरह से हम लोग जैसे जहाँ से भी पढ़ा के आए हैं अभी, तो हम ये देखते हैं कि 6 टीचर मिलकर 1000-1200 बच्चा आराम से पढ़ा सकता है, उसके लिए किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं है।
तो हम ये मान के चलते हैं कि अजमेर में 1000, 1200, इवन 1500 तक बच्चा हुआ तब भी हमें और टीचर नहीं रखना, हम ही लोग पढ़ाएंगे। अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पर है और बाहर जाके या कहीं 200-250 बच्चों के बीच में बच्चा पढ़ने में शायद अच्छा बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा बच्चा जो बहुत उस स्टैंडर्ड का नहीं है उसको प्रॉब्लम होती है। तो हम जो बैच साइज रखेंगे मैक्सिमम, अगर ड्रॉपर बैच की बात करें क्योंकि वो 2 साल ऑलरेडी पढ़ चुका है तो सब्जेक्ट से फैमिलियर है, तो उसके लिए मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 100-120 तक रहेगी। और क्योंकि 11-12 का बच्चा हर टॉपिक को पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ 50-60 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ताकि वो बहुत कंफर्ट जोन में आके सब्जेक्ट के साथ, टीचर्स के साथ सबसे कंफर्ट जोन में आके पढ़ाई कर सके। काफ़ी अच्छा लगा सर आपके रिप्लाई सुन के। सर ड्रॉपर बच्चे के लिए मैं बीच में थोड़ा सा एक बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन ला दे रहा हूँ। सर ड्रॉपर स्टूडेंट की स्टडीज़ के लिए कोई भी 3 टिप जो उसकी स्टडीज़ को इफेक्टिव बना सके, जो उसकी स्टडीज़ को बूस्ट कर सके, प्लीज़ सर। देखिए, ड्रॉपर बैच ने 2 बार 11th और 12th में पढ़ाई कर चुका है और नीट क्या था उसको पता है। लेकिन जैसे आप देखते हैं ना, मैच में हर मैच नया होता है, ऐसे हर बार उसकी स्टडी तो नहीं होनी है, पर एक प्लस पॉइंट या एक प्लस एज उसके पास रहता है कि उसने पढ़ा हुआ तो है सारा। तो मैं ड्रॉपर बैच के बच्चों को बिल्कुल सिंपली एक बात बोलूँगा कि जब भी वो किसी क्लास में जाए, उन्होंने जो भी पढ़ रखा है पहले, कोई टॉपिक चल रहा है उसके लिए हल्का सा उसको पढ़ के चले जाए। मैं नहीं कह रहा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाए, लेकिन सपोज मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और सब बच्चों को आज पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना है, तो बच्चा जहाँ भी पहले पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के हल्का सा ऊपर से पेज पलट के जाएगा ना, तो जैसे टीचर उसको पढ़ाएगा, भले उसने 2 साल पहले टॉपिक पढ़ा है, तो उसको एकदम सुनावा लगेगा, उसका इंटरेस्ट उस टॉपिक पे आ जाएगा। तो ड्रॉपर बैच के बच्चे को हमेशा उस टॉपिक को जो उसने पहले पढ़ा उसको हल्का सा पढ़ के जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी वो नोट्स बना रहा है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, उसने एक ड्रॉप ले लिया या 12th का जस्ट आया, उसने लगा मैंने बहुत अच्छी जगह पढ़ रखा है, मेरे पास नोट्स तो सारे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो बच्चा कई बार क्या करता है, पुराने नोट्स को कंपेयर करने लगता है आप क्या पढ़ा रहे हो उससे। उसमें क्या होता है, उसका पूरा साल ही कंपेरिजन में निकल जाता है, वहाँ ये पढ़ा, यहाँ ये पढ़ा, वहाँ ये पढ़ा। मेरा बहुत सिंपल सजेशन है, जब वो क्लास में पढ़ रहा है, जो सर ने पढ़ा उसको पढ़े, फिर घर जाके अगर उस नोट्स के मैच कराए और दोनों का जो अच्छे पॉइंट्स उसको समझ में आ रहा है उसको एक जगह नोट कर ले। ये नहीं कि क्लास में बैठ के बच्चा कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, क्योंकि हमने बहुत साल ही देखा है कि यार आप 2 साल 3 साल बच्चे ने तैयारी कर ली, 3 टीचर से 3 साल में पढ़ लिया, तो तीनों के नोट्स लेके बैठा हुआ है, क्लास में टीचर से इस चीज़ को मैच करा रहा है, तो उसको क्लास में अपने आप को 0 मान के जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ पढ़ना शुरू करना चाहिए, घर जाके वो जो भी रिवाइज करे। सर कंपैरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर क्या आपको नहीं लगता कि कंपैरिजन स्टूडेंट को नहीं बल्कि टीचर को करना चाहिए, जो कि आमतौर पे टीचर करते भी हैं कि लास्ट ईयर के नोट्स हैं और अभी के नोट्स हैं, वो अगले साल उसको बड़ा रिफाइन करके बोलूँगा, डिफाइन नहीं, रिफाइन तरीके से उसको बेटर प्रेजेंट कर पाए बच्चों को, ताकि वो उसके लिए सरल भाषा में सरल तरीके से उसको समझाया जाए। सर आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? कंपैरिजन बेटरमेंट के लिए हो, कंपैरिजन जजमेंट के लिए ना हो। सर नीट और जेईई एस्पायरेंट्स की अगर हम बात करें तो सर डाउट आना एक बहुत आम बात है, बच्चा पढ़ेगा उसको डाउट भी आएंगे। सर डाउट काउंटर के लिए आपकी क्या फैसिलिटी है, या आपने कहा कि सभी डायरेक्टर पढ़ाएंगे, जो अभी तक की हमारी पॉडकास्ट चली, जो अभी तक की हमारा इंटरव्यू चला, इसके अंदर आपने बताया कि सारे डायरेक्टर ही आपके फैकल्टीज़ रहेंगे। सर क्या डाउट वाले सेगमेंट के हम जो कंसर्न है हमारा, डाउट काउंटर पे भी वही फैकल्टी होंगे, या यूँ कहूँ डायरेक्टर ही अवेलेबल होंगे वहाँ पे? देखिए नवनीत जी, एक चीज़ जो हम सीख के आए इतने साल के अनुभव के बाद, कि एक टीचर क्लास में पढ़ा के बाहर निकल जाए और बच्चों के साथ कांटेक्ट में ना रहे, तो बच्चा कितना भी होशियार हो सकता है जितनी रैंक ला सकता है उतनी ना ला पाए वो। अब क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, टीचर हर किसी से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा, तो हमने सिस्टम ही ऐसा बना रहे हैं कि जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आधा घंटा मॉर्निंग आधा घंटा इवनिंग डाउट काउंटर पर रहेंगे। और अगर बच्चा उससे ज़्यादा भी टाइम ले रहा है तो वह रहें, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होंगी, बच्चा क्लास में नहीं पूछ पाए वो चीज़ बाहर आके पूछेगा, प्लस बाहर आके कौन सा बच्चा पूछता है जिसको थोड़ा कम समझ में आया, इसका मतलब वो सब्जेक्ट में तो वीक हुआ लेकिन थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चा वहाँ आके पूछे तो उसको हम पढ़ाएं भी, डाउट भी क्लियर करें, प्लस अगर थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं कर रहा है तो उसको कंफर्ट फील कराएं। क्योंकि कोई भी बच्चा जो अनकंफर्टनेस में है वो अगर अलग से आके हमसे मिलेगा और हम उसकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसको बताएंगे बेटा ये कर सकता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर घर जाएगा। तो डेफिनेटली हर टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, भले वो डायरेक्टर है, वो डाउट काउंटर पे मिलेगा उसको, आधा घंटे सुबह आधा घंटे शाम को, डेफिनेटली ये तो हम करेंगे। सर डाउट की जो हम बात कर रहे हैं, सर डाउट के अंदर क्या होता है, सर आप लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, आप लोग को 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है कोटा कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाने का, आपने अपना एक बहुत लंबा समय करियर का कोटा कोचिंग के अंदर दिया है, कोटा के संस्थानों में दिया है। सर
डाउट जब बच्चा आप जब क्लास पढ़ाते हैं सर, तो बच्चे को क्लास में डाउट आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली या यूं कहें कि वो डर की वजह से अपना हाथ हैंड रेज नहीं करता है क्लासरूम के अंदर, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कंपटीशन का डर होता है, या वो ये सोचता है कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैंने हैंड रेज कर दिया तो। सर डाउट वाले पॉइंट पे आप जिस हिसाब का आपको एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से आपको एक्सपीरियंस है, आप क्लासरूम में ये समझ जाते हैं कि इस बच्चे को डाउट है लेकिन वो पूछ नहीं रहा है, राइट। सर डाउट काउंटर पे जब आप बच्चे को जो डाउट एक्सप्लेन करेंगे, या यूं कहूं बच्चा अगर डाउट पे नहीं आ रहा है तो सर उसको क्या हम मेंटरशिप प्रोग्राम कह सकते हैं, और अगर हाँ तो आप किस तरीके से बच्चे को क्लासरूम से डाउट काउंटर तक लेकर के आएंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक्चुअली सही चीज़ है कि बच्चा क्लास में बैठा है, 50 बच्चा क्लास में बैठा है, 10 बच्चे को कम समझ में आ रहा है, लेकिन वो ये भी हेजिटेट कर रहा है, मैं सर को बोलूँगा तो सर कहेंगे इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो क्लास में बच्चों को बोलता भी है कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहा होता है उसको सबसे कम समझ में आ रहा होता है, सिर्फ दिखा रहा होता है कि उसको समझ में आ रहा है। तो हम क्लास में सारे टीचर्स, क्योंकि बच्चों के साथ पिछले 15-20 साल से जुड़े हुए, तो बच्चों की हर मेंटेलिटी, आई कांटेक्ट, कब वो आई मिलते नीचे मुंह कर रहा है, कब वो हाँ कर रहा है, समझ में आता है। क्लास में अगर निकलने से पहले हमने बोल दिया बेटा डाउट है तो बाहर आके पूछ ले, और वो बाहर आके पूछेगा और उसको बहुत कंफर्ट फील हुआ कि यार मतलब मजा आ गया, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और सर ने मुझ पर ध्यान भी दिया, तो अगली बार उसको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा कि मैं डाउट काउंटर पे जाऊंगा। इवन 4 बच्चे को और बोलेगा अरे यार सर के पास गए थे, मजा आ गया, मेरे सारे प्रॉब्लम हो गए। तो हमें क्योंकि हमें क्या क्लास में कोर्स कराने के लिए नहीं जाना है, हम उस बच्चे को सिलेक्शन, नीट और मेडिकल कॉलेज तक ले जा रहे हैं। और डाउट सेशन पे बच्चे का आके मिलना उसको मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए सबसे ईजी रास्ता देगा, तो वो तो हम करेंगे और करना भी चाहिए। सर बहुत अच्छी तरीके से आपने डाउट काउंटर वाले सेगमेंट को टच किया। सर मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा फनी सेगमेंट में, इसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में लेके जाना चाहूँगा। सर कभी आपके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप डाउट काउंटर पे जब हैं तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट, या क्लासरूम की अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ अपनी कोई पुरानी मेमोरी साझा करें। आप थोड़ा फनी बोलें, थोड़ा इमोशनल बोलें। ये इसी साल की एक बात है, क्लास में हमेशा मोटिवेट करता था। मैं बोलता हूँ क्लास में बात कि यार यहाँ नहीं पूछोगे तो नीट तुम्हें नहीं पूछेगी, और यहाँ नहीं पूछ पाए तो बाहर पूछो वरना नीट 2 साल तक नहीं पूछेगी। ये मैं क्लास में बहुत बार बोलता हूँ। तो एक बच्ची थी, वो पूरा सेशन ऐसे चलता रहा, सब बढ़िया। क्लास के बाद वो जब मेरी लास्ट क्लास थी उसके बाद आई, और क्योंकि लास्ट क्लास के बाद माहौल होता है, जहाँ से हम आए वहाँ माहौल होता है, बच्चे माला पहनाते हैं, पैर छूते हैं, स्लैम बुक भरवाते हैं, अपना गिफ्ट देते हैं। तो बच्ची खड़ी रही बहुत देर, फिर अचानक से मैंने देखा कि वो टप 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 आंसू उसके आने लगे। तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? कहते सर मैं जब आई थी तो ये सोच के आई थी कि फिजिक्स तो मुझे कभी समझ में आएगा ही नहीं। एक तो मुझे फिजिक्स मैकेनिक्स सबसे अच्छा आपने समझा दिया, मुझे अब मैकेनिक्स से डर नहीं लगता। दूसरा जो क्लास के बीच में आप लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हो आप सिखाते हैं। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी और मैं उनको लेकर परेशान रहती थी। अब मुझे समझ में आ गया कि ये परेशानी अपन दूर नहीं कर सकते, टाइम निकलने तो अपने आप से सही होगा, जो हम करने आए वो अच्छे से कर ले। तो मैं वो प्रॉब्लम्स की भी ध्यान नहीं रखती हूँ अब, और पढ़ाई भी मेरी बहुत अच्छे से चली। और जब जब मैं डाउट काउंटर पे आपके पास आई और आपको प्रॉब्लम बताया और आपने बहुत हंस के मुझे समझा के वापस भेजा, मैं दुगनी मेहनत को वापस जाके की। और डेफिनेटली मैं इस साल अभी उसका रिजल्ट नहीं है, अभी इसी साल की है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको सर कॉल करूंगी और मैं मेडिकल कॉलेज में रहूंगी, ये उसने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है। ये किस सेशन की बात थी? इसी साल अभी क्योंकि हमने अभी साफल्यम खोला है, तो मैं लास्ट ईयर तो कहीं पढ़ा ही रहा था। तो उस बच्चे का 2025 में नीट का पेपर है, और उसने बिल्कुल मतलब मुझे बोला है कि सर मैं सेलेक्ट होंगी। और लास्ट जो टेस्ट हुआ था उस बैच का, उसमें उसके आउटस्टैंडिंग मार्क्स थे। सर माफ़ी चाहूँगा इंटरप्शन के लिए। सर जिस बच्ची की आपने बात करी, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस बच्ची को लेकर के? क्योंकि आपने जैसा बताया कि वो बच्ची 100% कॉन्फिडेंट है कि वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएगी। सर आप, क्योंकि आपने उसको पढ़ाया पूरे साल, आपने उसका बिहेवियर देखा, जिस तरीके से आपने उसका टच बताया, आप बहुत अच्छी तरीके से उसे कनेक्ट कर पाते होंगे। सर आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि वो बच्ची उसका टारगेट अचीव कर लेगी? मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मुझे वहाँ से आए हुए 3 महीने हो गए। आज भी बच्ची, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन उसका डाउट होता है, वो व्हाट्सएप पे मुझे डाउट भेजती है, मैं उसको आंसर अभी भी देता हूँ, और मुझे पता है कि उसके क्वेश्चन से समझ में आता है कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब मैं आपसे मैंने जगह छोड़ी है, पर बच्चों का साथ और बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, और मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो सर क्या मैं ये मान लूँ कि साफल्यम की वो पहली स्टूडेंट होगी जो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो पाएगी? हाँ, वो पहले आ हाँ, मतलब यहाँ कागजों में भले ही नहीं है, पर है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। राकेश सर, हमने डाउट की बात कर ली, एकेडमिक की बात कर ली, आपके फनी मोमेंट्स तक की बात, फनी मोमेंट्स नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा टची मोमेंट्स की बात कर ली। सर
सेल्फ स्टडी बिना जेई एस्पायरेंट या नीट एस्पायरेंट्स का अपने मेडिकल कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना लगभग नामुमकिन सा है। सर सेल्फ स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो जनरली कोटा में जो हम देखते हुए आए हैं कि बच्चा उठता है, नहा धो करके कोचिंग आता है, कोचिंग आके पढ़ता है, घर जाता है, अपने हॉस्टल रूम में जाता है, बैग उठा के डाल देता है, अगेन वो अपना जो भी उसकी फर्दर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो लंच करना हो या फिर एक्टिविटी कुछ भी गेम खेलना हो, उसकी जो भी एक्टिविटी होती है वो करता है, वापस वो कोचिंग जाता है, डाउट पड़ता है, घर आता है और बैग रख देता है। कहीं ना कहीं उसका ट्रांजिट गैप इतना हो जाता है कि वो सेल्फ स्टडीज़ पे समय नहीं दे पाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, देते हैं, बट जो इफेक्टिव टाइम उसको देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। सर सेल्फ स्टडी के लिए आप साफल्यम में क्या लेकर के आए हैं सर, थोड़ा सा उस पर बताएं आप। बिल्कुल, एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऐसे समझें हम, जैसे बच्चा यहाँ से पढ़ के गया, अब कई घर में बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जॉइंट फैमिली है या छोटा भाई बहन साथ में शोर कर रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, वो परेशान होता रहता है। दूसरी चीज़, सर थक जाते हैं, घर जाके नींद आती है। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं यहाँ पढ़ लिया, एक आध घंटा रेस्ट करने के बाद वापस आके मैं यहाँ पे पढ़ना चाह रहा हूँ, टीचर्स यहाँ रहेंगे पर बाकी क्लासेस में बिजी रहेंगे, तो हम एक ऐसा स्पेस उसको यहाँ प्रोवाइड करेंगे कि वो चाहे तो यहाँ के सेल्फ स्टडी करे, और मीनवाइल जब भी उसके डाउट आउट रहे, कुछ ऐसा लगे टीचर फ्री है तो उसके साथ में पूछ भी ले, वो हम प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उसकी बहुत नीड होती है। वैसे मैं आपको बोलूँ, सबसे सही माहौल अपने घर में पढ़ना है, उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन सपोज 100 में से 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चों का ऐसा है कि घर में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जगह ऐसी है, शोर बहुत हो रहा है या कुछ इस तरह का डेंस एरिया में रह रहा है, घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं, तो वो हम सेल्फ स्टडी प्रोवाइड करेंगे उसको। सर आपने जितनी भी बातें बोली हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, ये पूरी ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रही है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर के, और अगर आप बोल रहे हैं तो आपको देना भी पड़ेगा अजमेर में। नहीं, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने परफेक्ट पैकेज बोला है। शायद मैं पीछे नहीं भी बोलता, पर कैमरे के सामने हूँ, इसीलिए मैं परफेक्ट पैकेज बोल रहा हूँ। और 15-20 साल के अनुभव के बाद मुझे पता है बच्चे को वहाँ पहुँचाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो साथ में लेके बोल रहा हूँ। सर एक ऑर्डिनरी कोचिंग, ऑर्डिनरी कहने का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी अदर इंस्टीट्यूट को डिफेम कर रहा हूँ। सर एक ऑर्डिनरी कोचिंग और साफल्यम में क्या डिफरेंशिएशन है? बहुत बढ़िया। एक्चुअली कोई भी कोचिंग, हम ऐसा नहीं बोल सकते, टीचर हर जगह, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे किसी ट्यूशन टीचर हो, चाहे होम ट्यूटर हो, चाहे कोचिंग हो, हर टीचर मेहनत कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं पिछले 5-7 मिनट जो अपनी बात हुई है, आप समझ जाएंगे साफल्यम और बाकी में क्या डिफरेंस है, ये तो वहीं से क्लियर कट आएगा। मैं एक बात लेकिन बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और साफल्यम में अगर पढ़ रहे हैं, तो साफल्यम में आने के बाद और आने से पहले आपका जो भी रैंक, जितने मार्क्स आप ला सकते थे, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से ये अश्योर कर सकता हूँ, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आपके लेके आएंगे। और ये सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, जैसा आपने अभी बोला कैमरे के सामने नहीं है। पिछले 15-20 साल हमने बहुत बार ये किया हुआ है कि जो बच्चा 300-400 नंबर किसी नीट में लेके आया, अगले साल वो सिलेक्शन तक पहुंचा। कोई बच्चा 12th के साथ मेडिकल कॉलेज मिला, लेकिन उसको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो उसको नेक्स्ट ईयर एम्स में वो चला गया। तो वो मैं पूरी साफल्यम टीम की तरफ से पेरेंट्स को स्पेशली और स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट कर सकता हूँ, पेरेंट्स को आश्वस्त कर सकता हूँ कि बच्चा जहाँ डिजर्व करता है उसे कहीं ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि वो हमारा इंडिया का सबसे जो शिक्षा की काशी है, उस अनुभव को लेके आए हैं हम लोग। सर कुछ देर पहले जब हम आपके ऑफिस में बाहर रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे, तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ हमारे सामने। क्लोजली थोड़ा सा उसको देख रहे थे। एक पेरेंट थे, उनकी बेटी थी, अब वो अजमेर से ही बिलोंग करते थे। वो आए, वो आपके काउंसलर से बात कर रहे थे, तो सर उन्होंने ये बताया कि लास्ट ईयर उन्होंने किसी अन्य संस्थान के अंदर उनकी बेटी का एडमिशन करा रखा था। साफल्यम खुलने के बाद में उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वो यहाँ पे आए। वो बताए सर कि 158 मार्क्स उनके लास्ट ईयर नीट में थे। सर आप इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं कि लास्ट ईयर जो वो फर्स्ट ड्रॉप ईयर स्टूडेंट थी, और सर खास बात उसमें ये थी कि वो बच्ची हिंदी मीडियम की थी। सर क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का 158 मार्क्स जो उसके आए, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। देखो, वो बच्ची 158 मार्क्स जो बच्ची लेके आई है, मेरी उससे बात हुई। एक तो 158 मार्क्स से हम ये डिसाइड नहीं करें कि उसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। 158 मार्क्स से अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, या उसकी जो भी वीकनेस रही है, जहाँ भी वो रही है, उसकी जो जो वीकनेस थी, वो वीकनेस हमें आके बताए कि सर ये तो मैंने लास्ट ईयर भी किया था पर मुझे नहीं आ पाया, तो हम उसके बाहर कहाँ जा सकते हैं वो बताएंगे। दूसरा, लैंग्वेज की जो बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम जितने भी टीचर हैं, हम जहाँ भी थे वहाँ इंग्लिश हिंदी के दोनों बैच होते थे। इवन लास्ट ईयर, मतलब इस साल नहीं, लास्ट ईयर जो मेरा फेज था उसमें 4 बैच इंग्लिश थे और 2 हिंदी मीडियम के भी थे। तो सेम टॉपिक इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते थे। यहाँ हम हिंदी मीडियम का बिल्कुल अलग बैच ही रखेंगे, और हिंदी मीडियम के बच्चे को कहीं लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कन्फर्म है।
सर फेस की आपने बात करी, सर जनरली क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है पेरेंट का, स्टूडेंट का, कि फेज़ 1 में अच्छा पढ़ाया जाता है, फेज़ 2 में अच्छा पढ़ाया जाता है, फेज़ 3 में थोड़ा-सा कम अच्छा पढ़ाया जाता है और इस तरीके से स्टडी लेवल जो है वो डाउन होता है। सर साफल्यम में क्या कितने फेजेज़ आप रखेंगे या फेजेज़ को किस तरीके से सर आप देखते हो? नहीं, बिल्कुल, ये अच्छा आपने पूछ लिया। हो सकता है पेरेंट्स फेज़ को ऐसे कनेक्ट करते हो। फेज़ का सीधा सा डिफरेंस ये है कि जो बाद में एडमिशन ले रहा है उसको नया फेज़ मिल रहा है। टीचर सारे वही पढ़ाएंगे, मटेरियल सबको मिलेगा, और हमारे लिए और हमारी टीम के लिए हर बच्चा फेज़ से डिफाइन नहीं होगा। हर बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने का ड्रीम लेके हम आ रहे हैं। तो ये मान के चलें, फेज़ को लेके इस बात को पेरेंट्स भी माइंड से निकालें कि टॉप फेज़ मतलब शफलिंग करके अच्छा बच्चा निकाला होगा। जो जैसे 15 मई को कोई बैच आ रहा है या 1 जून को बैच आ रहा है, तो जो लेट फेज आएगा उसको नया फेज का नाम, जैसे नर्चर का कोई नर्चर बोलते हैं हम 11th क्लास के बच्चे को, तो N1 N2 N3। N1 वाला टॉपर बैच नहीं, N1 मतलब जो 11th में सबसे पहले एडमिशन लिया, N2 मतलब जो उसके बाद एडमिशन लिया। वो डेट, एडमिशन डेट के हिसाब से फेज बने हुए, टॉपर या अच्छे या कमजोर बच्चों के हिसाब से नहीं बने हुए। थैंक यू सो मच आरएसएन सर, आप सभी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट थोड़ी सी लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, आपका समय ज़्यादा ले लिया मैंने। एंड थैंक यू सो मच टू यू टू गाइज। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ शेयर करो जो अजमेर और उसके आसपास के रीजन में पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, मेडिकल के लिए एम करने के लिए जा रहा है। टीम साफल्यम का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी डायरेक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप सभी से, जो हमारे साफल्यम की पंच लाइन है, इफ़ नीट इट्स साफल्यम।